नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। हा 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 हा। इसका बाप नहीं है ना, कौन लाएगा इसके लिए जूते। नंदन और संदीप के ठाकों के शोर में बसंत की आहट दब गई। बसंत धीरे धीरे बरसात के धुले कंकड़ों की चुभन सहन करता हुआ उन दोनों के पीछे पीछे चल रहा था। काश मेरे भी पिताजी जीवित होते, वह सोचने लगा। फिर नंदन ने बसंत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे बसंत, वह तेरा पार्ट टाइम बाप था, है ना? जूते लाकर नहीं देता था क्या तुझे? बसंत मन ही मन दुखी होते हुए बुदबुदाया, उफ, यह बरसात क्यों इस तरह के कंकड़ों को नुकीला बना देती है। मैं इस रास्ते पर कंकड़ ही नहीं रहने दूंगा। यहाँ से लेकर अपने घर आंगन तक कोलतार की सड़क बनवा दूंगा। जब मैं कार से उतरूंगा तो कारपेट बिछी सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ अपने कमरे में घुस जाऊंगा। तब मेरे सफ़ेद जूतों पर धूल भी नहीं लगेगी। बसंत यह सब सोच ही रहा था कि उसे जोरदार ठोकर लगी। अंगूठे का नाखून खड़ा हो गया। एक पल के लिए आंखें बंद हो गई। अंगूठे से खून निकल रहा था। उसने पलक झपकते ही नाखून उखाड़कर दूर फेंक दिया। जैसे तैसे करके अपने घर की टूटी सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। देहरी पार करते ही देखा जहां तहां रखे बर्तनों में टप टप पानी टपक रहा था। माँ गीली लकड़ियों को बार बार फूंक रही थी। माँ की आंखें लाल हो जाती। गीली लकड़ियों को क्यों सुलगाती रहती हो? यह नहीं जलेगी माँ। यह कहते हुए बसंत जलाया। तभी एक बूंद चूल्हे में टपकी और राख भी गीली हो गई। माँ फिर से गीली लकड़ियों को सुलगाने की कोशिश करने लगी। बसंत फिर से बोला, रहने दो ना माँ, यह गीली लकड़ियाँ नहीं जलेगी। मंदिम आवाज़ में चूल्हा फूंकते हुए बोली, बासी दाल चावल रखे, गरम कर दूँ बेटा? माँ, मैं ठंडे ही खा लूँगा। माँ टुकर टुकर बेटे को देख रही थी और बसंत ठंडे दाल चावल खा रहा था। अंधेरा घिरने लगा। बसंत खिड़की के पास बैठा सोच रहा था, काश मेरे पिताजी भी जीवित होते, मैं सफ़ेद जूते पहनकर स्कूल जाता, नंदन और संदीप मेरे साथ खेलते। तभी माँ आकर बोली, उदास क्यों बैठा है बेटा, आज पढ़ेगा नहीं का? पढ़ लूँगा माँ। और वह उठकर गीली लकड़ियाँ सुलगाकर उनकी रोशनी में पढ़ने लगा। परंतु उनका मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। पैरों के तलवे में जलन हो रही थी। वह एकाक अपनी माँ से सवाल कर बैठा, माँ, ड्राइवर चाचा हमारे यहाँ क्यों आते हैं? हमारी देखभाल करने आते हैं बेटा। यह कहकर माँ अपने कामों में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर तक बसंत अपनी माँ की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। शायद उसे विस्तृत उत्तर की आशा थी। माँ के व्यस्त देखकर पुस्तक के पन्नों को उलट पुलट करने लगा, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा था। कई सवाल थे जो कौतूहल मचा रहे थे। नंदन की छींटाकशी उसके कानों में बज रही थी। पिताजी को क्या हो गया था? बसंत ने फिर से सवाल किया तो माँ बोली, तुझे आज क्या हो गया है बेटा? तू यह सब क्यों पूछ रहा है? बसंत बोला, ऐसे ही, मुझे पता होना चाहिए ना, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। माँ उसके गालों पर थपकी देते हुए बोली, हाँ, तू तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। बताओ ना माँ। बसंत ने फिर से पूछा तो कुछ देर के लिए मौन छा गया और फिर अतीत के उस कभी न भर सकने वाले घाव से पर्दा उठने लगा। बरसात के दिन थे बेटा। शाम के वक्त बाहर जोरों से पानी बरस रहा था। नदी नाले सभी उफान पर थे। मैं भी खिड़की के पास खड़ी घबरा रही थी। तुम्हारे पिताजी मवेशियों को लेने गए थे। मुझे उन पर पूरा भरोसा था, परंतु फिर भी न जाने क्यों जी घबरा रहा था। बारिश कम हुई तो मैं बोरी सिर पर ओढ़कर निकल पड़ी। अभी नालों का उफान कम नहीं हुआ था। मैं नाले के इस ओर से तुम्हारे पिताजी को इशारे से बता रही थी, अभी पानी तेज बह रहा है, थोड़ी देर वहीं रुको। लेकिन वे फिर भी मवेशियों को नाला पार कराने की कोशिश कर रहे थे। एक बैल बहुत ताकतवर था। किसी तरह से वे उसकी पूंछ पकड़कर आधे नाले तक पहुंच गए। बैल का केवल सिर ही पानी से बाहर था। वह आगे बढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम्हारे पिताजी उसकी पूंछ पकड़कर उसे आगे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। वह पीछे की ओर बढ़ने लगा तो उन्होंने छाता आगे की ओर झटका। बैल ने बिदक कर छलांग मार दी और वे पानी में लुप्त हो गए। तुम्हारे पिताजी उसके पीछे ही थे। बस फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं जमीन पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उनका छाता दूर पानी की लहरों के साथ बहता हुआ दिखाई दिया। यह सब बताते हुए माँ फपक कर रो पड़ी।
माँ की गोद में सिर रखकर बसंत की नज़रें अतीत की यादों में खोई माँ के आंसू आंसू भरी आंखों को निहार रही थी। वह एक हाथ से पैरों के तलवे को खुजलाता रहा। माँ ने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे के सिर पर हाथ फेरने लगी। बसंत अपने पैरों के तलवे खुजा रहा था। माँ ने देखा पैरों पर घाव थे। उन्होंने पूछा, यह क्या हुआ बेटा? बसंत बात छुपाते हुए बोला, कुछ नहीं माँ, बरसात में पैर मसक गया। माँ बोली, जूते ला दूँ बेटा? बस थोड़ा सा समय और चाहिए। कब ला दोगी माँ? माँ बोली, ला दूंगी बेटा, अभी सड़क का काम शुरू हो गया है ना। तेरे ड्राइवर चाचा ने कंकड़ तोड़ने का काम मुझे भी दिलवा दिया है। पैसे मिलेंगे तब ला दूंगी। बसंत बोला, तब तक तो बरसात ख़त्म हो जाएगी माँ। माँ बोली, बेटा सर्दियाँ आ जाएगी ना, उन दिनों स्कूल जाना, पैरों को ठंड नहीं लगेगी, इसीलिए जूते चाहिए। आजकल तो गर्मी है, क्या ज़रूरत है जूतों की। चल सो जा, रात बहुत हो गई है। बिस्तर में करवटें लेते हुए उसका मन माँ की असहाय अवस्था को देखकर द्रवित था। अगले दिन माँ ने जगाया, उठो बसंत, सुबह हो गई, स्कूल जाना है। माँ घर के काम निपटाते हुए बोले जा रही थी। वह उठकर बैठ गया। उंधी आंखों से बोला, माँ मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। माँ बोली, क्यों बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? बसंत ने कहा, तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, तेरी इच्छा। माँ बसंत को नाश्ता देकर खेतों की ओर चली गई। खेतों से लौटकर आई तो चूल्हे के पास ईंट से दबा हुआ एक कागज़ मिला, जिसमें लिखा था, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता, मैं नौकरी करूँगा, नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। माँ मेरी चिंता मत करना, मैं ड्राइवर चाचा से 40 रुपये उधार लेकर जा रहा हूँ, घर आकर लौटा दूँगा। मैं जल्दी ही लौट कर आऊँगा, अपना ख्याल रखना माँ। माँ परेशान हो गई। 1 महीना बीतने तक बसंत की कोई खबर नहीं आई। फिर करीब 1.5 महीने बाद डाकिये को अपने घर की ओर आते देख वह दौड़ी। किसकी चिट्ठी है डाकिया चाचा? उन्होंने कहा, बसंत की चिट्ठी आई है। माँ बोली, तो पढ़कर सुना दीजिए। डाकिया बोला, मुंह मीठा कराइए, चिट्ठी नहीं मनी ऑर्डर है। माँ के पैर जमीन पर नहीं थे। बसंत ने 400 रुपये भेजे थे। लिखा था, माँ प्रणाम, अपने पहले वेतन से 400 रुपये भेज रहा हूँ। माँ मैं चपरासी बन गया, शाम को स्कूल भी जाता हूँ, मेरी चिंता मत करना, मैं जल्दी आऊँगा। साल दर साल बीते। माँ आस पड़ोस रिश्तेदारों में बसंत के मनी ऑर्डर की बातें बताती रहती। कब आएगा, कितना खुश होगा। गांव में मोटर आ गई, घर की छत पक्की बना दी गई और मन ही मन मुस्कुराती रहती। 7 साल बाद बसंत आया, उसे देखकर मैं फूली नहीं समाई। वह 1 महीने की छुट्टी बिताकर शहर जाने की तैयारी करने लगा। रात भर बरसात होती रही। बसंत माँ से बोला, सामान उठाने के लिए किससे बोला? माँ ने कहा, आता ही होगा बेटा, अभी तो समय है। नंदन सामान ढुलाई का काम करता है। नंदन? बसंत आश्चर्य से बोला, अरे भूल गया, शिकायत तो उसी की खूब करता था बचपन में। माँ ने कहा तो बसंत को याद आया, सबसे मिल लिया, एक नंदन ही नहीं मिला। मैं भी पागल हूँ, किसी से पूछा भी नहीं उसके बारे में। वह मन ही मन सोच रहा था। बड़ी देर कर दी नंदन बेटा। अचानक कमरे से माँ की आवाज़ आई, रात बारिश हुई थी ना चाची, घर में पानी घुस गया था, बस इसी में देर हो गई। बसंत बोला, भैया तुम तो दिखाई ही नहीं दे रहे, ठीक तो हो ना? नंदन उदासीनता पूर्वक कहने लगा, ठीक हूँ भैया, गृहस्थी जी का जंजाल बनी हुई है, तुम सुनाओ कैसे हो? बसंत ने नंदन को गले से लगा लिया और बोला, बस देख रहे हो तुम, जा रहा हूँ वापस। नंदन सामान उठाकर आंगन में बसंत का इंतजार करने लगा। बसंत ने देखा नंदन नंगे पांव खड़ा है। वह बोला, बरसाती कंकड़ बहुत नुकीले होते हैं भैया, पैरों में बहुत चुभते हैं। बसंत ने अपने बैग से सफ़ेद जूते निकाले और नंदन को पहना दिए। नंदन बस अड्डे पहुंचकर जूते उतारने लगा तो बसंत ने उसका हाथ रोक दिया। नंदन रहने दो, मैंने जूते उतारने के लिए नहीं दिए, पहने रहो, मेरे पास दूसरी जोड़ी है। नंदन उसे एकटक देखता रहा और अतीत में खो गया। इसका बाप नहीं है ना, कौन लाएगा इसके लिए जूते? हा 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 हा। उसके कानों में आवाज़ बहुत देर तक गूंजती रही, बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। नंदन जूते पहने खड़ा हुआ बहुत शर्म महसूस कर रहा था। जूते उतारकर उसने बगल में दबाए और घर की ओर चल दिया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आपको इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी वह भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।